बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ 8 चैप्टर को इंशाल्लाह वाइंड अप करेंगे कि प्लानिंग एंड प्रोड्यूसिंग इंस्ट्रक्शनल मटेरियल किस तरीके से जो चीज़ें आपने अपने क्लास में स्टूडेंट को पढ़ानी है, वट एवर यू नीड टू टीच टू योर स्टूडेंट्स इन द क्लास, हाउ विल यू डिज़ाइन देम, हाउ विल यू प्रोड्यूस देम, और किस तरीके से आप उसको क्लास में प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शनल जो मटेरियल होता है वो तमाम मटेरियल जो आप क्लास में स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, जो स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, दैट इज नोन एज इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। ठीक है, और वो पढ़ाने के लिए, वो तैयार करने के लिए आप मुख्तलिफ टूल्स का इस्तेमाल करते हैं और मुख्तलिफ तरीकों के मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करते हैं। तो उन टूल्स और स्ट्रेटजीज को इस्तेमाल करते हुए आप प्लान करते हैं कि किस तरीके से आपने अपना इंस्ट्रक्शनल मटेरियल जो है वो स्टूडेंट्स में ट्रांसफॉर्म करना है, वो जो नॉलेज है स्टूडेंट्स में ट्रांसफॉर्म करना है। तो उसको प्लान कैसे किया जाता है, उसको प्रोड्यूस कैसे किया जाता है, टुडे वी शैल बी स्टडीइंग दैट। इंस्ट्रक्शनल मीडिया, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स आर टूल्स यूज्ड टू सपोर्ट टीचिंग एंड एनहेंस लर्निंग। ये कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जो हमारे टीचिंग और लर्निंग के मैकेनिज्म को उसको ऑप्टिमम बनाते हैं, उसको मैक्सिमाइज बनाते हैं, और इनको इस तरीके के दे मस्ट बी केयरफुली प्लान्ड एंड अलाइंड विद द लेसन ऑब्जेक्टिव्स कंटेंट एंड द लर्नर नीड्स। मतलब यहाँ पर याद रखें कि जब भी आप कोई भी लेसन प्लानिंग करते हैं, जिस तरह हम पहले पढ़ चुके हैं कि तो लेसन प्लानिंग के लिए हमने पढ़ा है कि लेसन प्लानिंग के लिए हम क्या करते हैं, हम स्टूडेंट्स के माइंडसेट को देखते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं, अपने कंटेंट को देखते हैं कि हम क्या पढ़ाना चाहते हैं, क्यों पढ़ाना चाहते हैं, और किस तरीके से हमने स्टूडेंट्स को वो तमाम चीज़ें समझानी है। तो इसी तरीके से जब हम इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को प्लान करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, तो उसमें भी हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपने कंटेंट को, अपने लर्नर के नीड्स को, उन सबको माइंड में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज है मीडिया। मीडिया कहते हैं टूल को। ठीक है, मीडियम टूल, जिस तरह कल हमने पढ़ा। मीडिया इंटीग्रेशन, मीडिया सिलेक्शन शुड अलाइन विद द टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, जो भी जिस सोर्स के जरिए से भी, जिस तरीके से भी आपने अपने स्टूडेंट्स को कोई भी चीज पढ़ानी है, तो उसको पढ़ाने के लिए आपने मुख्तलिफ टूल्स का इस्तेमाल करना होता है, और वो जो मीडिया होता है या वो जो टूल होता है वो बहुत केयरफुल होना चाहिए, वो बहुत केयरफुली और टेक्टफुली करनी चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स को जो कुछ आप पढ़ाना चाहते हैं उसके लिए, फॉर एग्जांपल किसी को आपने अगर मिल्की वे का एक ट्यूटोरियल दिखाना है, आपने उसको सोलर सिस्टम का एक ट्यूटोरियल दिखाना है, तो उसके लिए आप वीडियो का इस्तेमाल करेंगे। आप उसको ऑडियो में जितना भी प्ले करें शायद वो अच्छी तरीके से ना समझ पाए। ठीक है, तो जो भी आपकी टीचिंग का ऑब्जेक्टिव्स होंगे उनके साथ अलाइन करना, उनके साथ मैच करना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, यूज वीडियोज टू डेमोन्स्ट्रेट प्रोसेसेस, ऑडियो रिकॉर्डिंग फॉर, अभी देखिए जैसे आप कोई प्रोसेस दिखाना चाहते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट दिखाना चाहते हैं, तो आप उसमें वीडियो का यूज कर सकते हैं। अगर आपने किसी की लैंग्वेज को अच्छा करना है, किसी की प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करवाना है, किसी के स्पोकन स्किल्स को इम्प्रूव करवाना है, तो आप उसको ऑडियो रिकॉर्डिंग सुना सकते हैं। और इसी तरीके से कोई कॉम्प्लेक्स जो कंसेप्ट होते हैं साइंस के या किसी भी सब्जेक्ट के, तो उसको समझाने के लिए आप डायग्राम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या फ्लो चार्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मीडिया का इस्तेमाल करना, मीडियम का इस्तेमाल करना, टूल्स का इस्तेमाल करना वाइजली इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। इसमें एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कंसिडरेशन ऑफ लर्नर्स लेवल एंड सब्जेक्ट नेचर। मतलब जिस, ये नहीं है कि हर टूल को आप हर सब्जेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल, अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं तो मैथमेटिक्स में ऑडियो रिकॉर्डिंग्स का बिल्कुल कंसेप्ट हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो क्या करते हैं कि आप कोई भी जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उस सब्जेक्ट के नेचर के मुताबिक अपने मीडियम को, अपने टूल को सेलेक्ट करेंगे कि आपने कौन से तरीके से अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। सेकेंडली, आपने स्टूडेंट्स का माइंडसेट भी देखना है, आपने स्टूडेंट का मेंटल लेवल भी देखना है, आपने उनका कॉग्निशन भी देखना है कि वो कितना समझ सकते हैं, उनका लेवल क्या है, वो किस जगह पर फॉल करते हैं। अगर वो यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स है, या वो एमफिल के स्कॉलर्स है, या वो पीएचडी के डॉक्टर्स हैं, तो आप उनको अपने मर्जी से कोई भी कॉम्प्लेक्स चीजें जो है ना आप उनको समझा सकते हैं। वेयर एज अगर वही प्राइमरी के स्टूडेंट्स हैं, तो वो जो है ना फिर स्टूडेंट्स आसानी से उनको नहीं समझ पाते, उनको बड़ी मुश्किलात का पेश आती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी आप कोई भी चीज पढ़ाना चाहेंगे तो उसके लिए आपने दो चीजों का देखना जरूरी है कि आपके सब्जेक्ट का नेचर क्या है। सेकेंडली, आपने स्टूडेंट्स के लर्निंग के लेवल को देखना है, उनके माइंडसेट को देखना है कि क्या वो उन चीजों को सीख सकते हैं या नहीं। लाइक टेलर मीडिया टू द लर्नर्स एज,
आपने उनके एज के मुताबिक, आपने उनके स्किल लेवल के मुताबिक, उनकी सब्जेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी के मुताबिक आप अपने मीडिया को टेलर करना है, अपने मर्जी से डिजाइन करना है, कौन से टूल्स को आप इस्तेमाल करोगे। यंगर लर्नर्स में बेनिफिट फ्रॉम एनिमेटेड वीडियोस, जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो है वो कार्टून्स वगैरह से, एनिमेटेड वीडियोस वगैरह से, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज की वजह से जिसमें वो खुद इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, वो उससे बच्चे ज्यादा अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। लेकिन जो एडवांस्ड स्टूडेंट्स होते हैं उनको डिटेल रीडिंग करवा के या डिटेल एनालिसिस करवा कर जो है ना आप ज्यादा अच्छी तरीके से सिखा सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने अपने सब्जेक्ट के नेचर को भी देखना है और स्टूडेंट्स के लेवल को भी देखना है। फिर जब आप मटेरियल को प्रोड्यूस करेंगे, कोई भी मटेरियल को प्रोड्यूस करेंगे, तो आप उसमें मुख्तलिफ स्टेप्स का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहला है सेलेक्ट ऑब्जेक्टिव, कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या पढ़ाना चाहते हैं, क्यों पढ़ाना चाहते हैं। एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपके स्टूडेंट्स क्या क्या चीज़ों को सीख चुके होंगे या क्या क्या चीज़ों को सीखेंगे। तो आपने ऑब्जेक्टिव को बहुत वाइडली डिजाइन करना है। फिर उसके बाद आपने एक स्टोरी बोर्ड डिजाइन करना है। स्टोरी बोर्ड से मुराद ये है कि आपने अपने आपका जो लेसन प्लान है, उस लेसन प्लान के जरिए से आपने अपने पूरे लेसन प्लान को एक ऐसा स्टोरी का टच देना है जिसमें आपको पता होगा कि हाउ वन स्टेप वुड बी लीडिंग टू द सेकंड स्टेप, हाउ वन सिंपल कंसेप्ट वुड बी लीडिंग टू द कॉम्प्लेक्स स्टेप, ठीक है। तो आपने उसको एक ऐसे तरीके से डिजाइन करना है कि वन आफ्टर अनदर जो है ना उसकी कॉम्प्लेक्सिटी फिर बढ़ती जाए। और उसमें आपने मुख्तलिफ टूल्स का इस्तेमाल करना है। आप मुख्तलिफ टूल्स इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल, जैसे मैं भी आपके सामने कर रहा हूँ, आप कैनवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप और एआई टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर लास्ट में आपने उनके टेस्ट और लेने होते हैं और आपने उसको रिवाइज करना होता है। तो इस तरीके से जब आप उसकी टेस्ट और रिवीजन कर रहे होते हैं, आप उसकी पायलट टेस्टिंग करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा और क्वालिटी मटेरियल देखने को मिलता है। और जब आप इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करते हैं तो आपकी क्लास में जो है ना स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशनल मीडिया। अभी देखिए एजुकेशन में बहुत सारे मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, जैसे आपके सामने मौजूद है प्रिंट मटेरियल है, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल है, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स मौजूद है। तो उनको ऑर्गेनाइज करना, उनको मैनेज करना, ये भी बहुत टेक्निकल काम है, ठीक है। तो इफ एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशनल मीडिया ensure that resources are readily available, accessible, and effectively utilized to enhance the learning experience. It is very important कि बाज औकात इस तरह नहीं होना चाहिए कि आपके पास मीडियाज अवेलेबल ही ना हो लेकिन आप जो है ना वो स्टूडेंट से वो करवा रहे हो, तो वो उसकी जो इफिकेसी है, उसकी जो वो एडवांटेजेस हैं वो इतनी ज्यादा मैक्सिमाइज नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले देखना है कि आप ऐसे टूल्स का इस्तेमाल करना है, ऐसे मीडिया का इस्तेमाल करना है, ऐसे मीडियम का इस्तेमाल करना है जो कि आसानी से तमाम स्टूडेंट्स के पास अवेलेबल हो, एक्सेसिबल हो, इंटरनेट की अवेलेबिलिटी मौजूद हो, ठीक है, कनेक्टिविटी मौजूद हो, एप्लीकेशंस मौजूद हो, जिसकी वजह से उनके लर्निंग के एक्सपीरियंस में इजाफा होगा। एजुकेशनल मटेरियल्स को आप तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहला आपका प्रिंट मटेरियल है। जो भी चीजें आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में मौजूद होती हैं उसको आप प्रिंट मटेरियल कह सकते हैं, या प्रिंट मीडिया में आप उसको काउंट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास बुक्स वगैरह अवेलेबल होते हैं, हमारे पास चार्ट्स अवेलेबल होते हैं, हमारे पास मैगजीन्स अवेलेबल होते हैं, हमारे पास जर्नल्स अवेलेबल होते हैं, पम्फलेट्स होते हैं, ठीक है, पेनाफ्लेक्स होते हैं। ये तमाम हमारे पास प्रिंट मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल में आपने देखा होगा कम्पैक्ट डिस्क, जो सीडीज या डीवीडीज हमारे पास जो मौजूद होते हैं, ठीक है। अच्छा, कंप्यूटर्स वगैरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कंप्यूटर पर आप जो है ना कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चीजें आप वो कर सकते हैं। ऑडियो विजुअल मीडिया इस्तेमाल कर सकते हैं, टीवी, रेडियो या प्रोजेक्टर्स वगैरह, तो इनका इस्तेमाल किया जा सकता है हमारे एजुकेशन को मैक्सिमाइज करने के लिए। और रियल ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, कोई ना कोई मॉडल हो जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने आपने देखा होगा आपके मेडिकल फील्ड में अक्सर आपको जो है ना मॉडल्स दिए जाते हैं, स्पेसिमेंस दिए जाते हैं, जिसको हम सैंपल्स कहते हैं, ठीक है, वो आपके सामने दिए जाते हैं, जिसकी मदद, जिस पर आप प्रैक्टिस करते हैं, जिस पर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिससे आप अपनी लर्निंग को मैक्सिमाइज करते हैं। जैसे अक्सर जो डेड बॉडीज होते हैं, वो डेड बॉडीज पर वो जो पीजीज होते हैं या वो जो न्यू ग्रेजुएट्स होते हैं, तो वो वहां पर प्रैक्टिस करते हैं, उनको एक एक ऑर्गन काट कर दिखाया जाता है डायसेक्शन करके, फिर उसकी एनाटॉमी में उसको इंटरनल फंक्शन दिखाए जाते हैं कि किस तरीके से काम किया जाता है, ठीक है। तो आर्टिफैक्ट्स, लेबोरेटरी टूल्स, इन सब का इस्तेमाल करके आप टीचिंग को मैक्सिमाइज
कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपने ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना है, ऐसी चीज़ों को यूज़ करना है जो कि एक्सेसिबल हो, जो कि अवेलेबल हो और उनका इफेक्टिव यूज भी हो। ठीक है, आपने स्टूडेंट्स के एज को देखना है, आपने स्टूडेंट की लर्निंग को देखना है, आपने स्टूडेंट के माइंड को देखना है और उनके मुताबिक इनका इस्तेमाल करना है। फिर हमारे पास एक अलग स्टेप, एक अनदर जो है ना वो हमारे पास टॉपिक आ जाता है, दैट इज प्रोक्योरमेंट एंड मैनेजमेंट। प्रोक्योरमेंट एंड मैनेजमेंट ये ज्यादातर आपके बजट के साथ एसोसिएटेड है। ये आपके पैसों के या फाइनेंशियल जो ट्रांजेक्शन होती हैं या जो फाइनेंशियल जो एक्टिविटीज होती हैं उनके साथ अलाइंड है। इनका काम क्या होता है? प्रोक्योरमेंट ये होता है कि आप अपने स्कूल के लिए कभी कोई फर्नीचर खरीदते हैं, कोई बुक्स खरीदते हैं, कोई स्टेशनरी का आइटम खरीदते हैं, तो आप उसको खरीदेंगे किस तरह? ठीक है, तो उस खरीदने के प्रोसेस के लिए, क्योंकि ये एक जो नॉन डेवलपमेंट होता है, तो इसमें बहुत छोटे पैमाने पर जो है ना मतलब चीजों को खरीदा जाता है, इतनी बड़ी जो है ना यहाँ पर परचेजिंग नहीं की जाती। तो आपने बजट को प्लान करना होता है। एलोकेट फंड्स फॉर एक्वायरिंग मीडिया सोर्सेज बेस्ड ऑन इंस्टीट्यूशनल नीड्स एंड प्रायोरिटीज। आपने जो भी मीडिया के जो सोर्सेज या जो टूल्स आपने खरीदने हैं जिससे आप स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपने उसके लिए बजट को सबसे पहले एलोकेट करना होता है। आपने फॉर एग्जांपल अपने जो हायर अथॉरिटीज होते हैं उनसे आपने बजट लेना होता है, फिर आपने उसका टेंडर करना होता है। टेंडर करने के बाद मुख्तलिफ जो है ना वो बिड्स आपके पास जमा होती हैं। आप बिड्स जो कोटेशन होती हैं वो आप बोलते हैं और कोटेशन में जो सबसे कम होता है फिर आप उसको वो चीज ग्रांट कर देते हैं। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने उसमें बजट प्लानिंग करनी है कि आपके पास बजट कितना है और उस बजट पर आपने कौन कौन सी चीजें खरीदनी है जो कि आपके प्रायोरिटी लिस्ट में आती है, जो आपकी तरजीहात में आती है। ठीक है, और उसको आप यूज करके आप बजट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं और अपने ज्यादा से ज्यादा टूल्स को खरीद सकते हैं। फिर जो शख्स आप पर चीजें बेचता है या जो शख्स आपके लिए चीजों को अरेंज करता है, दैट इज कॉल्ड वेंडर सोर्सिंग। ठीक है, आइडेंटिफाई एंड सेलेक्ट रिलायबल सप्लायर्स फॉर क्वालिटी एजुकेशनल मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट्स। यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि हम इन चीजों से वाकिफ है, हम डेली बेसिस पर ये काम कर रहे होते हैं। आप क्या करते हो, अगर कुछ प्रोक्योरमेंट के बी पेपरा के बलूचिस्तान पब्लिक प्रोक्योरमेंट अथॉरिटी जो है उसके कुछ रूल्स हैं। ठीक है, उसकी एक स्पेसिफिक अमाउंट है कि उस स्पेसिफिक अमाउंट से अगर ज्यादा की आपने परचेजिंग करनी होती है तो आप टेंडर करते हैं, अगर उससे कम की होती है तो आप डायरेक्ट वेंडर्स को बुलाकर आप उनसे काम करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसका प्रोसेस ये होता है कि सबसे पहले अगर फॉर एग्जांपल एक हाई अमाउंट है, एक हैंडसम अमाउंट है, तो आप एक टेंडर इनवाइट करते हो। उस वो टेंडर क्या करते हैं, आप लीडिंग न्यूज़पेपर में उसको पब्लिश करवाते हैं और उसको बताते हैं कि हमें इन इन चीज़ों की ज़रूरत है और इतनी तादाद में ज़रूरत है। जो शख्स भी इसमें इंटरेस्टेड है, जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है या गवर्नमेंट ऑर्डर सप्लायर है, वो हमारे पास अपने बिड्स जमा करवाए। तो उनको आप एक खास वक्त देते हैं, उन खास दिनों में वो आपके पास अपने लिफाफे में बंद जो है ना वो आपको अपना एस्टिमेट देता है कि ये चीज मैं आपको इतने में दे सकता हूँ। वो आप सबके पास जमा होते हैं। फिर एक दिन जिन्होंने वो फॉर्म जमा करवाए होते हैं वो सारे आपके पास जमा होते हैं और वो आप अपने लिफाफे खोलते हैं। उन लिफाफों में जिनमें सबसे कम जिन्होंने रेट लगाया होता है, ठीक है, तो आप उनको वो ठेका दे देते हैं। फिर वो क्या करते हैं, वो जो वेंडर, उन्हें हम कहते हैं वेंडर। ठीक है, तो वो वेंडर फिर आपके लिए स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम में वो आपके लिए उन तमाम चीज़ों को अरेंज करता है और फिर आप उनको मजीद फिर उनसे परचेजिंग करने के बाद उनको फिर आप उनको चेक्स वगैरह या अपने अकाउंट से जो पैसे होते हैं वो उनको भेज देते हैं। ठीक है, और फिर इसके साथ साथ मैनेजमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी कि आप उसको मेंटेन कर सके। जो भी चीज़ें आपके पास मौजूद है, जो भी आपने चीज़ें परचेज की हैं, ठीक है, it should be maintained and it should be updated. Regularly, inspections should be made, the repairment should be done, ठीक है, and update media tools to ensure long term usability and performance। जितना आप उसको अपडेटेड रखेंगे, जितना आप उसकी रिपेयर और मेंटेनेंस करेंगे, तो उतना ज्यादा उनकी जो यूजेबिलिटी है वो ज्यादा होगी, वो इतने ज्यादा रिलायबल होंगे, वो उतना ज्यादा उनका मैक्सिमम यूज किया जा सकता है। ये ऐसे भी है जैसे फॉर एग्जांपल लेबोरेटरी के टूल्स आप खरीदते हैं, आप माइक्रोस्कोप खरीदते हैं, आप वर्नियर कैलिपर खरीदते हैं, स्क्रू गॉज खरीदते हैं, या इस तरह की कोई बहुत सारी चीजें जिससे आपकी टीचिंग आसान हो सकती है, जिसमें आपकी टीचिंग लर्निंग मैकेनिज्म आसान हो सकता है। तो आप वो चीजें जो परचेज करते हैं उसका उनकी मेंटेनेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप टाइम टू टाइम उनको रिपेयर करवाएं, आप उनको अपडेट करवाएं, जिससे स्टूडेंट्स की जो लर्निंग है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ एक ये इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए से हम अपने टीचिंग को और ज्यादा मैक्सिमाइज कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं मीडिया रिसोर्स सेंटर।
अभी यहाँ पर क्या होता है कि आप हर स्कूल में कोई ना कोई सेंटर होता है, कोई ना कोई स्टोर टाइप होता है जिसमें क्या किया जाता है, मीडिया रिसोर्स सेंटर। यहाँ पर ये एक सेंट्रलाइज्ड फैसिलिटी होती है जहाँ पर आपके जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उसकी जितने भी मीडियम या जितने भी टूल्स हैं वो वहाँ पर रखे जाते हैं। और इसका काम क्या होता है, दे इट इज डिजाइन टू मैनेज, it is designed to store, and it is designed to provide access to instructional media and technology। मतलब वो आपके पास एक सेंटर मौजूद होगा, मीडिया रिसोर्स सेंटर, जहाँ पर ये तमाम चीजें रखी गई होंगी। वहां पर एक उसका इंचार्ज होगा और वो आपकी चीजों को, आपके बुक्स होंगे, आपके जर्नल्स होंगे, आपके मॉडल्स होंगे, आपके तमाम जो इंस्ट्रक्शनल जो टूल्स होंगे वो तमाम वहां पर मौजूद होंगे। और जिस टीचर को वो रिक्वायर्ड होगा तो उसके नाम पे वो अलॉट करेगा, वो टीचर जाकर उसको क्लास में यूज करके वापस लाकर इसके पास जमा करवाएगा। तो इस सूरत में क्या होगा कि वो तमाम चीजें रिकॉर्ड में भी रहेंगी और उनका मैक्सिमम यूज भी किया जा सकता है। इसका फंक्शन क्या होता है, इसका काम क्या होता है, सबसे पहला होता है स्टोरेज एंड एक्सेस। हाउसेज वेरियस मीडिया लाइक बुक्स, मॉडल, वीडियोस एंड डिजिटल टूल्स। जो भी आपके पास टूल्स अवेलेबल हैं, ठीक है, चाहे वो किताबें हैं, चाहे वो मॉडल्स हैं, चाहे वो वीडियोस हैं, चाहे वो डिजिटल टूल्स हैं, उन तमाम चीज़ों को स्टोर करना, उन तक लोगों को रसाई प्रोवाइड करना, टीचर्स को रसाई प्रोवाइड करना, ये तमाम मीडिया रिसोर्स सेंटर का काम है। फिर सपोर्ट सर्विसेज असिस्ट टीचर्स इन सेलेक्टिंग एंड यूजिंग अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स। यहाँ पर जो आपका जो मीडिया रिसोर्स सेंटर का जो हेड होता है या जो इंचार्ज होता है, वो क्योंकि आईटी रिलेटेड होता है, वो इन चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सकता है। तो वो आपके लिए, फॉर एग्जांपल, अगर मुझे प्रोजेक्टर की ज़रूरत होती है तो मैं उससे कहता हूँ कि मुझे इस क्लास में इस वक्त मुझे ये प्रोजेक्टर की ज़रूरत होती है, तो वो आपकी क्लास शुरू होने से पहले या आपकी क्लास के दौरान वो आपके लिए उसको इंस्टॉल कर देता है, जिससे आपको बहुत सारी सर्विसेज भी प्रोवाइड हो जाती है और एक शख्स जो टेक्निकल नहीं भी होता वो भी उसका इस्तेमाल करना सीख सकता है। फिर ट्रेनिंग हब। यहाँ पर बहुत सारे टीचर्स इस तरह होते हैं जो अक्सर ये समझते हैं, स्टाफ होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं जो कि उससे यूज टू नहीं होते, जो कि आपके टेक्नोलॉजी से यूज टू नहीं होते। तो आपके जो मीडिया रिसोर्स सेंटर होता है ये आपको इट ऑफर्स ओरिएंटेशन एंड वर्कशॉप्स ऑन मीडिया यूजेज, कि आपने किस तरीके से इन टूल्स को इस्तेमाल करना है। आप अपने स्टाफ को भी सिखा सकते हैं, आप अपने स्टूडेंट्स को भी सिखा सकते हैं। तो इससे आपके टीचर जो होते हैं उनकी पोटेंशियल में इजाफा होता है, उसकी स्किल, उनकी स्किल्स में इजाफा होता है। और लास्ट है प्रोडक्शन फैसिलिटी may support the development and reproduction of teaching aids। आहिस्ता आहिस्ता करके मजीद ये क्या होता है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड से रिलेटेड होता है, तो ये ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी करते हैं, मॉडर्न ट्रेंड से भी मांग होते हैं। तो वो आपको मजीद ऐसी फैसिलिटीज का बता सकते हैं, इनकॉर्पोरेट आपके टीचिंग में कर सकते हैं, जो कि आपकी टीचिंग की जो है ना मजीद मैक्सिमाइज किया जा सकता है। इसके बहुत सारे फवायद हैं। ये मीडिया मीडिया का इस्तेमाल, जो तमाम टूल्स का इस्तेमाल है टीचिंग में, वो उसको प्रमोट करवाते हैं। ठीक है, आप उसके बेनिफिट्स में आप लिख सकते हैं, एडवांटेजेस में लिख सकते हैं। ये इंश्योर कराते हैं कि आपके जो रिसोर्सेज है, जो आपके जो मीडियाज है, जो आपके जो टूल्स है, उनको ऑर्गेनाइज रखा जाए, उनको सिस्टमेटिक तरीके से मैनेज किया जाए। ठीक है, और ये इनोवेशन और क्रिएटिविटी को इनकरेज करता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए हम अपने अपनी लाइफ में और अपनी ज़िंदगियों में इन चीज़ों को इंकॉर्पोरेट कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने स्टूडेंट्स को या अपने लर्नर्स को फायदा पहुंचा सके और अपने इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग को मैक्सिमाइज कर सके। सो यहाँ तक हमने ये पढ़ लिया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कुछ, हम देखेंगे कि कुछ मॉडर्न ट्रेंड्स आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, एजुकेशनल फील्ड में तो कुछ ट्रेंड्स हैं जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में आजकल आ चुके हैं और मजीद भी इसमें आ रहे हैं। तो आप उनको भी इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर का इस्तेमाल है, आप स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर सिखा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी शख्स ने अगर जियोलॉजी के बारे में या हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, ठीक है, या मैथ के बारे में पढ़ना है, तो आप उसको जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर सिखा सकते हैं। ठीक है, कोडिंग प्लेटफॉर्म है सच एज फ्रॉम स्क्रैच, एक कोडिंग प्लेटफॉर्म है। इस तरह के मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर होते हैं या हार्डवेयर होते हैं जो आपकी स्टूडेंट्स को सिखा सकते हैं, जिसकी जरिए से वो मजीद अपनी इंस्ट्रक्शनल और अपनी जो लर्निंग है उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। सैटेलाइट सिस्टम आजकल आ चुका है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एजुकेशनल सैटेलाइट, ये इंडिया का है। ठीक है, ये एजुकेशनल सैटेलाइट है। इसका काम क्या होता है कि रिमोट एरियाज में भी इंटरनेट प्रोवाइड कर सकते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल अभी हम स्पेस एक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, या सॉरी स्टारलिंक की बात कर रहे हैं, कि हमारे पास सेटेलाइट के जरिए से इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा
कोई सेलुलर नेटवर्क्स नहीं होंगे, सेटेलाइट के जरिए से सबको मिलेगा, तो वो आप दूर दराज इलाकों में भी इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सैटेलाइट्स के जरिए से भी आप अपनी एजुकेशनल जो स्ट्रेटजीज है उनको आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अच्छा, टेली कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, ठीक है, रियल टाइम एक्सपर्ट सेशन अक्रॉस लोकेशंस। आप मुख्तलिफ, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम जूम पे क्लास ले रहे हैं, इसको हम टेली कॉन्फ्रेंसिंग कह सकते हैं कि टेली कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हुए हम सारे एक ही क्लास में मौजूद हैं। आप माइक्रोसॉफ्ट टीम पे क्लास ले सकते हैं, आप जूम पे क्लास ले सकते हैं, आप गूगल क्लासरूम पे क्लास ले सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलता है। और इसी के साथ साथ इंटरेक्टिव वीडियोज होते हैं, कंबाइंड विजुअल्स विद इंटरेक्टिविटी। मतलब आप ये करते हो कि आपके लेक्चर भी चल रहे होते हैं, आप सबको ऑन वन प्लेटफॉर्म ले लेते हैं, आप उनके साथ मीटिंग भी कर रहे होते हैं और वो आपके साथ बातें वगैरह भी कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे खान अकेडमी है, टेड एजुकेशन है, इस तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मौजूद है जहाँ पर आप लाइव उनके लेक्चर्स ले रहे होते हैं, ठीक है। इंडिया का एक अन अकेडमी है, वो बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो उनका आप इस्तेमाल करते हैं। उनके बहुत सारे, उन्होंने बहुत सारे मूवीज बनाए हैं, छोटे छोटे वेब सीरीज बनाए हैं जो आपके जो स्टूडेंट के स्ट्रगल के बारे में, स्टूडेंट के लाइफ के बारे में होती हैं, तो जिससे बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को मोटिवेशन देखने को मिलती है, ठीक है। तो मुख्तलिफ ट्रेंड्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए ताकि हमारे स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा इन चीज़ों को सीख सके। फिर हमारे पास है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, टेक्नोलॉजी के फवायद क्या है। मॉडर्न एज में, आजकल के दौर में हमारे पास टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है। इन मॉडर्न एज टेक्नोलॉजी इज ट्रांसफॉर्मेटिव टूल, ठीक है। ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव टूल है, ये अभी ट्रेडिशनल टूल नहीं तस्वर किया जाता। जितना आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, ये स्टूडेंट्स में जो है ना वो नॉलेज को भी ट्रांसफॉर्म करता है, नॉलेज भी उनको ट्रांसफॉर्म करता है, शिफ्ट करता है, उनको एब्जॉर्ब भी कराता है, उनको यकीन भी करवाता है कि ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और ये नॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उनको ये भी सिखाता है कि किस तरीके से आपने साइंसी तौर पर इस टेक्नोलॉजी को अपनी ज़िंदगी में इंकॉर्पोरेट करना है और इसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसके साथ साथ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर चुका है, दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में पहुंच चुका है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो पॉसिबिलिटीज ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। यानी आजकल हर शख्स शहर के या मुल्क के किसी भी इलाके में या इवन दुनिया के किसी भी इलाके में बैठे हुए ऑडियो विजुअल एड्स के जरिए से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से वो बैठे हुए वो सीख सकता है। ज्योग्राफी श्रिंक हो गई है, आप दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी टीचर हायर कर सकते हैं जो आपको पढ़ा सके, ठीक है। आप अपना काम कहीं से भी करवा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मार्केट बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी है। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर चुकी है। और जो टेक्नोलॉजी हमारे एजुकेशन में आई है उसने सबसे ज़्यादा जो फायदा पहुंचा है वो टीचर को फायदा पहुंचा है। टीचर चूंकि पहले प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज समझा जाता था, टीचर सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो, मतलब वो एक नॉलेज का सोर्स समझा जाता था, लेकिन आजकल जो है ना वो सेकेंडरी बन चुका है। टीचर से ज्यादा जो टेक्नोलॉजी है वो ज्यादा स्टूडेंट्स को सिखा रही है, ठीक है। और जो टीचर है उसका काम सेकेंडरी हो चुका है, जो प्राइमरी रोल था वो इवॉल्व हो चुका है और अभी सेकेंडरी बन चुका है। टीचर सिर्फ क्या करता है, फैसिलिटेट करता है, गाइड करता है या मोटिवेट करता है, या आपको जो टेक्नोलॉजी जो आपके सामने वीडियोस प्ले की जा रही होती है या ऑडियोस प्ले की जा रही है उनको मॉनिटर करता है, उनको स्कैन करता है, ठीक है, कि कौन सी चीजें प्ले होनी चाहिए, कौन सी चीजें प्ले नहीं होनी चाहिए। तो ये जो टेक्नोलॉजी का यूज है इसको मुख्तलिफ तरीकों पे किया जाता है। टीचर जो है वो उसने अपनी एक्टिव पार्टिसिपेशन, जो टीचर सेंटर्ड क्लासेस थी उनको वो चेंज हो गए हैं स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासेस में, जहाँ पर स्टूडेंट्स ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव होते हैं। तो टेक्नोलॉजी का यूज पेडागोजी में, कंटेंट नॉलेज में भी बहुत ज्यादा हो गया, जिसको हम टी पैक कहते हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी, पेडागोजी एंड कंटेंट नॉलेज, ठीक है। इसमें टी पैक याद रखें, ये आपके पेपर में हो सकता है आज आपके पास, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल टी पैक स्टैंड्स फॉर व्हाट, सो इट इज टेक्नोलॉजी, पेडागोजिकल एंड कंटेंट नॉलेज, ठीक है। द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन पेडागोजिकल एंड कंटेंट नॉलेज, ये क्या करता है, ये इफेक्टिवली इंगेज करता है स्टूडेंट्स को कि मुख्तलिफ डाइवर्स बैकग्राउंड के लोग जो है ना मुख्तलिफ तरीकों से सीख सके अपनी नीड्स और डिमांड्स के मुताबिक। टीचर क्या करते हैं, टीचर डिजाइन करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं और मैनेज करते हैं मीडिया रिसोर्सेज को, ऑफन विद लिमिटेड ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। अक्सर हमारे पास जो टीचर्स होते हैं वो इतने ज्यादा ट्रेन नहीं होते, जिस तरह मैंने आपको मीडिया रिसोर्स सेंटर का बताया। तो वो जो आईटी के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, कभी वो बहुत ज्यादा ट्रेन होते हैं, कभी नहीं होते, तो इस वजह से हमारे पास
टीचर्स भी ट्रेन हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, और वो मैनेजमेंट और प्रोडक्शन और डिजाइनिंग वो बहुत आसान हो जाती है। और दुनिया में, पूरी दुनिया में ग्लोबली क्या है, एक पैराडाइम शिफ्ट देखने को मिला है कि ज्यादा से ज्यादा ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज की जा रही है। टीचर्स जो है ना वो और ज्यादा इंक्लूसिव और इनोवेटिव प्रैक्टिसेस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ब्लेंडेड लर्निंग की तरफ जा रहे हैं, फेस टू फेस और ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन ये तमाम चल रही होती है। क्लास में भी स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा होता है, और उनके साथ व्हाट्सएप ग्रुप में भी जो है ना लेक्चर शेयर किए जा रहे होते हैं, या उनके साथ डायरी शेयर की जा रही होती है। तो ब्लेंडेड लर्निंग हो चुकी है, ठीक है। अभी दोनों फेस टू फेस लर्निंग भी है और ऑनलाइन भी चल रहा है। इसी तरह फ्लिप्ड क्लासरूम है, वेयर स्टूडेंट्स रिव्यू कंटेंट बिफोर क्लास एंड एंगेज इन एक्टिव एक्टिविटीज ड्यूरिंग क्लास। यहाँ पर आप क्लासेस को एक्सचेंज करते हैं, आप स्टूडेंट्स को एक्टिव बनाते हैं, वो अपने कंटेंट को रिव्यू करते हैं, और उनको मजीद प्रोडक्टिविटी देखने को मिलती है, और वो और ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग भी हो जाती है, वेयर रियल रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स आर ड्राइव ड्राइव इंस्ट्रक्शन। मतलब हमारे जो पर्सनल जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, उन एक्सपीरियंसेस का इस्तेमाल करते हुए आप उनको लेकर चले जाते हैं, आप उसको फील्ड ट्रिप्स करवाते हैं, आप उसको एक्सकर्जन्स करवाते हैं, जिससे वो रियल लाइफ से चीज़ों को सीखते हैं और अपने लाइफ में इंकॉर्पोरेट करते हैं। और competency बेस्ड एजुकेशन विच अलाउज लर्नर टू प्रोग्रेस एट देयर ओन पेस। मतलब जिस तरह हमने कहा था ना कि टेलर्ड लर्निंग होती है, ये वीडियो लेक्चर है कि कोई मेरी इस वॉइस की रफ्तार से कंपेटेबल है तो वो इसी लेक्चर को सुनता है। अगर कोई शख्स स्लो लिसनर है तो वो इस वीडियो की रफ्तार को 1 या 0.75 या 50 से करके मजीद अच्छी तरीके से सुन सकता है, ठीक है। तो इन ओवरऑल इसकी बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिली है। और ये जो द राइज ऑफ मैसिव ओपन ऑनलाइन रिसोर्सेज, मतलब हमारे पास क्या हो गए, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज डेवलप हो चुके हैं, ठीक, जिसको MOOCs कहा जाता है। एंड ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज हमारे पास आ चुके हैं, जिसकी वजह से डेमोक्रेटाइज्ड एक्सेस टू क्वालिटी एंड कंटेंट वर्ल्ड वाइड। इसमें हमारे पास क्या होगा कि हम घर में बैठे हुए दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी कोर्सेज को वो अटेंड कर सकते हो, एजुकेशनल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी बहुत ज़्यादा फवायद हैं, और इन तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, इन तरीकों से मजीद इसको हम अपनी जिंदगियों में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। आई होप यू ऑल गॉट इट। यहाँ तक अगर आपको कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, लास्ट हम देखते हैं कि कुछ चैलेंजेस है हमारे पास, ठीक है, हमारे लाइफ में आ रहे हैं जो हम टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करते हैं अपनी जिंदगी में। तो कुछ हमारे पास चैलेंजेस आते हैं, फिर हम उसके सजेशंस को पढ़ेंगे कि किस तरीके से इनको ओवरकम किया जा सके। रूरल एरियाज में लोगों के पास अभी भी जो टेक्नोलॉजिकल स्किल्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो अभी भी नहीं है, उनके पास टेक्नोलॉजी वगैरह अवेलेबल ही नहीं है। तो ये हमारे पास एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आपने उनको किस तरीके से टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवानी, क्योंकि जब वो टेक्नोलॉजी के आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू शुड प्रोवाइड टेक्नोलॉजी टू देयर डोर स्टेप्स। सेकेंडली, कंसर्न्स अराउंड डिजिटल डिवाइड, मतलब डिजिटल डिवाइड क्रिएट हो चुका है। कुछ लोगों के पास एक्सेस है, कुछ लोगों के पास एक्सेस नहीं है, कुछ लोगों के पास अवेलेबिलिटी है, कुछ लोगों के पास अवेलेबिलिटी नहीं है। यूजुअली इस तरह होता है कि जिस तरह फॉर एग्जांपल जूम है या कुछ इस तरह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि पेड वर्जन होते हैं, तो जब वो पेड होते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स के पास इतना इनकम होता है जिससे वो सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, और कुछ लोगों के पास नहीं होता। तो इसकी वजह से भी जो है ना एक डिजिटल डिवाइड, एक तकसीम क्रिएट हो जाती है, और कुछ हैव्स और हैव नॉट्स क्रिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से लर्निंग पर थोड़ा असर पड़ता है। स्क्रीन डिपेंडेंसी हो जाती है बहुत सारे, जैसे हम अब देखते हैं अपने बच्चों को देखते हैं, तो वो ज्यादातर हमारे जिंदगियों में हम देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा उन स्क्रीन पर डिपेंड करते हैं, हमेशा मोबाइल फोन्स का या लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं टेक्नोलॉजी को, और बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी या जो रिलायंस है वो भी बहुत ज्यादा नुकसान नुकसान है। और इसका एक और नुकसान ये हो गया कि टीचर जो है ना उसकी प्रिपेयर्डनेस पर थोड़ा सा असर पड़ा है। टीचर वो देखता है कि यार मैं कोई वीडियो प्ले कर दूंगा, बस टीचर स्टूडेंट जो है ना क्लास आसानी से ले लेंगे, ठीक है। तो टीचर जो है ना वो उसने अपने टास्क को थोड़ा सा, जितना उसके लिए आसानियां पैदा हो गई है, वो उतना और ज्यादा जो है ना वो कंफर्ट जोन में चला गया, और जिसकी वजह से वो एक्टिवली जो है ना वो अपने कंटेंट को एवरी नाउ एंड देन रिसर्च के जरिए से इम्प्रूव नहीं कर सकता। बाज़ औक़ात हमारे पास ये भी होता है कि टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है उसका अनएथिकल यूज़ किया जा रहा होता है। साइबर सिक्योरिटी आजकल हम देख सकते हैं, ठीक है, हमारी हर चीज़ जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो हमारे पास जो डेटा डेटा थेफ्ट है या डेटा लीकेजेस है वो बहुत ज्यादा इसी वजह से होती है, क्योंकि अनएथिकल यूज किया जा रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि अगर आप किसी को
मोबाइल फ़ोन प्रोवाइड करते हैं तो ठीक है, वो अगर एजुकेशन की पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करे, वो कोई अनएथिकल चीज़ों के लिए इस्तेमाल ना करे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज है वो ये है कि पॉलिसी मेकर्स, एजुकेटर्स और इंस्टीट्यूशंस का इनका आपस में कोलेब्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अगर अच्छी कोलेब्रेशन होगी तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इन चीज़ों को सीख सकेंगे, और अगर अच्छी कोलेब्रेशन नहीं होगी तो उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल का। तो ये कुछ चैलेंजेस थे। ये चैलेंजेस इनमें से अगर आप 3-4 भी वहां पर आपके पेपर में लिख लेते तो आपका पेपर बहुत अच्छी तरीके से अटेम्प्ट आप कर सकते हैं। फिर कुछ सजेशंस देंगे कि किस तरीके से इन चैलेंजेस को खत्म किया जा सकता है। सबसे पहला ये है कि इंश्योर इक्विटेबल एक्सेस। जिस तरह हमने क्या कि एजुकेशनल सेटेलाइट का हमने बात की कि इंडिया अपने रूरल एरिया में वहां से इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो इसी तरीके से हम भी क्या कर सकते हैं, अपने जो टेक्निकल साइट्स है उनकी एक्सेस अपने तमाम लोगों को दे सकते हैं। इक्विटेबल मतलब बराबरी के तौर पर सबको हम रसाई दे सकते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए कि पंजाब या सिंध में लोगों के पास इंटरनेट की अवेलेबिलिटी हो, तमाम ऑनलाइन वेबसाइट्स की अवेलेबिलिटी हो, और बलूचिस्तान में वो चीज़ ना हो, तो फिर वो इक्वलिटी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी और चैलेंजेस स्टिल एग्जिस्ट करेंगे। और इसके अलावा जो सस्टेनेबल इम्प्लीमेंटेशन होगी, जो भी आप प्लान्स बनाते हैं, जो भी आप आइडियाज लेकर आते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। दुनिया के हर कोने में आपको इम्प्लीमेंट करवाना होता है, पर्टिकुलरली पाकिस्तान में। तो जब आप उसकी लॉन्ग लास्टिंग प्लानिंग करते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन अच्छी तरीके से होती है, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलता है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट होनी चाहिए। टीचर्स को सिखाना चाहिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना सिखाना चाहिए, टेक्नोलॉजी डेवलप करना सिखाना चाहिए, टेक्नोलॉजी को का यूज करना सिखाना चाहिए, टेक्नोलॉजी को अपने स्टडीज में इनकॉर्पोरेट करना सिखाना चाहिए। प्रोफेशनल डेवलपमेंट, इंस्ट्रक्शनल मेथोडोलॉजी सिखानी चाहिए, जिससे हमारे जो टीचिंग है वो और ज्यादा मैक्सिमाइज हो सकती है, और जो आउटकम है वो हमारे पास बहुत ज्यादा फायदामंद और सूदमंद होगा। इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी को हमें सपोर्ट करना चाहिए। हमारे आज भी कुछ ऐसे ट्रेडिशनल इदारे हैं या ट्रेडिशनल इलाके हैं जहाँ पर टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करना पसंद नहीं किया जाता, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड नहीं की जाती है, बच्चों को जो है ना क्रोम बुक या टैबलेट्स या मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करवाया जाता। तो हम क्या कर सकते हैं, हमने इसको सपोर्ट करना चाहिए थ्रू मास कैंपेन्स, थ्रू अवेयरनेस कैंपेन्स, थ्रू डिफरेंट प्रोग्राम्स, जिससे लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस आएगी कि टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहिए। और टेक्नोलॉजिकल जो इनोवेशंस आती हैं टाइम टू टाइम, जो अपडेट्स आती हैं, उनसे हमें इन्फॉर्म रहना चाहिए, जिस ताकि हम उसको अपनी जिंदगी में इंक्लूड कर सकें। अगर हम उनको इंक्लूड नहीं करेंगे तो हमारे मटेरियल कल्चर बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रो करेगा, और हमारा नॉन मटेरियल यानी हमारी थिंकिंग वो उतनी स्पीड से ग्रो नहीं करेगी, जिसकी वजह से हमारे पास कल्चरल लैग आएगा और हमारी सोसाइटी दूसरे सोसाइटी से पीछे रह जाएगी। ठीक है। और इसके साथ साथ जो भी ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस एजुकेशन में वर्ल्ड वाइडली चल रही है, जो भी नए नए रिसर्चेज हो रहे हैं, जो भी नए नए तरीके और स्ट्रेटजीज बन रही है, उनको भी इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, जिसकी मदद से हम अपनी जिंदगियों में एजुकेशन को मजीद आसान कर सकते हैं। ठीक है, आज हमारा ये 8 चैप्टर खत्म हो रहा है। कल जब हम अपना लास्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो यही ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस पर होगा कि ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस है क्या, और कैसे कैसे किस किस मुल्कों में किस किस तरीके से यूज किया जाता है। और इसके साथ साथ हमने फ्लेक्सिबल, इंक्लूसिव और अडेप्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए। ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा सख्ती हो, या बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा तंग किया जाए, या टीचर्स को बहुत ज़्यादा तंग किया जाए। आप इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी डिफरेंस, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कैपेबिलिटीज और डिवाइड, आपने क्या करना है, ऐसे माहौल क्रिएट करना है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स चीज़ों को सीख सके, और अपनी लर्निंग को और अपनी पोटेंशियल को इनकॉर्पोरेट कर सके। और जो भी लर्निंग गैप्स हैं दुनिया के ममालिक में या अपने मुल्क में, उन सब के जो गैप्स हैं उनको ख़त्म करने चाहिए। सिंगल नेशनल करिकुलम को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, टीचर्स को एम्पावर करना चाहिए, टीचर्स को ट्रेनिंग देनी चाहिए, और लर्नर्स को भी मुख्तलिफ करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इंकॉर्पोरेट करना चाहिए, जिसकी मदद से वो डिजिटल एज में अपनी ज़िंदगी अच्छी तरीके से गुजार सकेंगे, और आने वाले तमाम मुस्तकबिल में जो चैलेंजेस होंगे उनको आसानी से फेस कर सकेंगे। तो आई होप यू ऑल गॉट इट। यहाँ तक अगर आपका किसी